Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को नारायण मूर्ति की वो 70 घंटे वाली सुझाव के बारे में पता होगा। उनका ये कहना है कि अगर इंडियन यूथ सप्ताह में 70 घंटे काम करेंगे तभी हम चाइना की मुकाबला कर सकते हैं। ज़रा सोचिए कि नारायण मूर्ति के माइंड में ये 70 घंटे वाली काम करने वाली बात क्यों आई। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके हिसाब से हमारे जो इंडियन यूथ्स हैं वो सप्ताह में 70 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। तो अब हम एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो इंडियन यूथ्स हैं वो एक्चुअली में 70 घंटे काम करते हैं या फिर वो 70 घंटे काम नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आईटी कंपनी और बैंकिंग सेक्टर को ले लेते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आईटी कंपनी और बैंकिंग सेक्टर दोनों में कोई 70 घंटे पर वीक से कम काम करते हैं। अब आते हैं वैसे लोगों पर जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, जिनका कोई दुकान है या जिनका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, जो 2-4 लोगों को एज ए एम्प्लॉय रखे हुए हैं। तो कोई भी दुकान इन जनरल 9 बजे सुबह से लेकर के शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। तो जो आईटी कंपनी में है या फिर जो बैंकिंग सेक्टर में है या फिर जिनका छोटा मोटा बिजनेस है, वो सारे के सारे लोग 70 घंटे से ज़्यादा का समय दे रहे हैं। अब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर पे। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में मैं भी ये मानता हूँ कि ये हो सकता है, अभी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो लोग 70 घंटे काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये इन जनरल ये परसेप्शन है कि हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के लोग 70 घंटे काम ना करते हों, कुछ लोग या कुछ लोगों को छोड़ के। इफ़िशियंसी सुधारने के लिए मेरे सुझाव में अगर कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टिकटिंग सिस्टम लगा दिया जाए। टिकटिंग सिस्टम का मतलब होगा, अगर जैसे कॉल सेंटर में जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं तो कॉल सेंटर में जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है वो कॉल रिसीव करके जो भी प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के लिए एक टिकट क्रिएट कर देता है और उस टिकट को काम करने के लिए एक समय सीमा होती है, समय सीमा निर्धारण होता है। तो उस समय सीमा के अंदर उसको खत्म करना रहता है, या फिर अगर उस समय सीमा के अंदर खत्म नहीं हुआ तो उसको अपर लेवल में एस्केलेट किया जाता है। तो अगर हम इस टिकटिंग सिस्टम को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो मेरे हिसाब से जो इफिशियंसी है वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। ये मेरा अपना मानना है। हालांकि इफिशियंसी सुधारने के लिए और बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। अब हम वापस आते हैं वो 70 घंटे काम करने वाली सुझाव पे। तो मुझे ऐसा लगता है या तो वो गवर्नमेंट जॉब करने वाले को टारगेट कर रहे होंगे, या फिर उनका कहने का ये मतलब होगा कि वो कोई भी यूथ 70 घंटे काम करे और वो 70 घंटे इफेक्टिव और इफ़िशियंसी के साथ काम करे। तो ये सब डेटा देखने के बाद मुझे ये नहीं लगता है कि हमारे यूथ 70 घंटे से कम काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यूथ 70 घंटा तो काम करते ही करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी इफ़िशियंसी बढ़ सके। तो वैसे तो इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करता है इफ़िशियंसी में। तो चलिए हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सैलरी स्ट्रक्चर किसी भी एक टिपिकल आईटी कंपनी का है। जनरली सारी कंपनी में इसी तरह का प्रमोशन स्टेप्स होता है। अब आप 2 कॉलम को ध्यान से देखिए और कंपेयर कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे प्रमोशन होता है सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। मगर आप जब टॉप लेवल के प्रमोशन पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टॉप पे बैठे हुए हैं, जैसे कि CEO, MD एक्सेट्रा, वो लोग, और जो निचली पायदान पे बैठे हुए हैं वो लोग, उन लोगों का सैलरी बैंड है, उन लोगों का सैलरी बैंड में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि जो नीचे बैठे हुए हैं, नीचे के पायदान में बैठे हुए हैं, उन लोगों का सैलरी और जो ऊपर के पायदान पर बैठे हुए हैं जैसे CEO और MD, उन लोगों का सैलरी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो टॉप के अधिकारी, जो टॉप के लेवल पे बैठे हुए हैं, वो टैप में ही मुंह लगा दिए हैं, और जो नीचे के पायदान पर बैठे हुए हैं उनको पोलियो ड्रॉप दिया जा रहा है। मैंने इसमें एक प्रोपोज्ड सैलरी का कॉलम बनाया है जिसको आप ध्यान से देखिए। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने प्रोपोज्ड सैलरी का कॉलम बनाया है उसके अनुसार अगर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हमारे यूथ के इफिशियंसी में बढ़ोतरी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सैलरी बैंड या सैलरी इंक्रीमेंट, आप ये जो कह लीजिए, तो फिक्स करने के लिए या उसको प्रपोज करने के लिए हमारे जो टॉप के CEO हैं, अच्छे अच्छे कंपनी के, जो रिनाउंड कंपनी हैं, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा और उन लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि हाँ, हमारा सैलरी ज़्यादा है, हमारे सैलरी को कम किया जाए, और जो हमारे यूथ हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनके सैलरी को बढ़ाया जाए। अगर आप इस तरीके को बारीकी से गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो कॉस्ट टू कंपनी है, जितना आपको सैलरी देने में कंपनी को कॉस्ट लगता है, उस कॉस्टिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये सैलरी स्ट्रक्चर का, सैलरी का फ्लो की बात है। जो हमारा गैप है, सैलरी गैप है फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, वो गैप को मैं इस सुझाव में बस मिनिमाइज़ करने की बात कर रहा हूँ कि जो सैलरी फ्लो ऊपर में ज़्यादा हो रहा है वो थोड़ा सैलरी फ्लो नीचे भी होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके सैलरी स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो हमारे यूथ का जो इफ़िशियंसी लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज होगा।
तो इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।